हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित एक निबंध जिसका शीर्षक है एक लंबी कविता का अंत पढ़ रहे हैं। मैंने तो इसे 2 भागों में पढ़ाने का निश्चय किया था, लेकिन चूंकि यह निबंध इतना अधिक बड़ा है कि यह 2 भाग में पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। शायद मेरे बोलने की जो गति है वह काफ़ी धीमी है, इस वजह से जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। इसलिए मुझे इस पाठ से संबंधित 3 वीडियो बनाना पड़ रहा है। यदि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए तो मुझे YouTube चैनल पर अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए इस निबंध से संबंधित आपको 3 वीडियो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आज इस निबंध से संबंधित तीसरा वीडियो यानी पार्ट 3 वीडियो इसका अंतिम वीडियो है, जहाँ पर मैं इस निबंध के शेष भाग को पढ़ा रही हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 से संबंधित वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और क्लास 12 के 3rd सेमिस्टर में हैं, उनसे संबंधित प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दिया है। क्लास 11 के बच्चों के लिए भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध का अंतिम भाग। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि चारित्रिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद देखिए, साहित्यिक क्षेत्र में यह संकट एक प्रकार से व्यक्त होता है, आर्थिक क्षेत्र में यह चारित्रिक संकट दूसरे प्रकार से व्यक्त होता है, राजनीतिक क्षेत्र में यह चारित्रिक संकट किसी तीसरे प्रकार से व्यक्त होता है। यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने बतलाया है कि उन लेखकों के चरित्र की गिरावट हमें हर जगह दिखाई देती है। जैसे कि साहित्यिक क्षेत्र में हम देखते हैं, आर्थिक क्षेत्र में यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इसके साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में, तो हमें अलग अलग क्षेत्र में यह चारित्रिक संकट यानी चारित्रिक गिरावट हमें देखने को मिलती है। मूल बात यह है कि यह संकट लाभ लोभ के फलस्वरूप और उस लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी से पैदा होता है। यहाँ पर मुक्तिबोध जी ने बताया है कि चारित्रिक संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि लाभ और लोभ में हम फंसे हुए हैं और लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी के कारण ही चरित्र में गिरावट आती है। यानी चरित्र के संकट की मूल जड़ क्या है? लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी। तो चारित्रिक संकट का जो मूल जड़ है वह क्या है? लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी, यानी लालच और चालाकी। जब तक समाज पर धन का शासन रहेगा तब तक यह चारित्रिक संकट अधिक से अधिक असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न करने के अतिरिक्त मानव मूल्यों की हानि के साथ ही लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देता जाएगा। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा टुच्चा और ओछा होता चला जाएगा। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक हमारे समाज में किसको महत्व दिया जाएगा? धन को। यानी धन के लालच के कारण ही हमारे चरित्र में गिरावट आती है और उससे क्या होता है? असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न होती है, मानव मूल्यों की हानि होती है। और यह कब तक होगी? जब तक हम लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देते चलेंगे। और मनुष्य क्या है? ओछा से ओछा होता जाएगा, यानी मनुष्य का चारित्रिक पतन इतना अधिक होगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा टुच्चा और ओछा होता जाएगा। तो लेखक का क्या कहना है कि जब तक समाज में धनी पैसे वालों का बोलबाला दबदबा रहेगा तब तक चारित्रिक संकट यानी चारित्रिक गिरावट और भी बढ़ती जाएगी, जिसके कारण समाज में असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न होगी और मानव के मूल्यों की तो हानि होगी ही होगी। लालच और चालाकी को जब प्रधानता दी जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि इंसान दिन पर दिन गिरता जाएगा। आदमी यानी इंसान दिन पर दिन गिरा हुआ ओछा नीच बनता चला जाएगा। अब आगे देखिए, फलतः न केवल सामान्य जनता पर उसके दासों उपदासों द्वारा शोषण का बोझ बढ़ता जाएगा, वरन यह कि उन स्वामियों और दासों तथा उपदासों के चारित्रिक अधपतन से उत्पन्न परिस्थिति भी सामान्य जनता के लिए अधिकाधिक भयावह और दुर्वह होती जाएगी। ऐसे भयानक दृश्यों का विस्तार भारत में आज भी कम नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से हम लोग समाज में धन को अधिक महत्व दे रहे हैं, इससे क्या होगा? हमारे समाज के लोगों का चारित्रिक पतन होगा। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जैसे ही समाज के लोगों का चारित्रिक पतन होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? आम जनता का शोषण, क्योंकि सभी लोग क्या है? लोभ लालच से ग्रसित हैं। लोभ लालच के लिए क्या करेंगे? आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करेंगे। बल्कि इसके साथ ही साथ जो शासक वर्ग के लोग हैं
जो उसके उपदास या दास या अनुगामी हैं उसके चरित्र का भी पतन होगा, यानी जो शोषक वर्ग हैं उसके जो अनुयायी हैं उसका भी पतन होगा। इस कारण क्या होगा, सामाजिक स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी। यहाँ जो कहा गया ना अधिकाधिक भयावह, हमारे समाज की स्थिति जो है अधिकाधिक भयावह हो जाएगी। भारत की भी ऐसी स्थिति हो गई है। तो मैंने यह सब क्यों लिखा? अब लेखक प्रश्न करते हैं कि आखिर ये सारी बातें मैंने क्यों लिखी? इसलिए कि आज निर्धन को इस परिस्थिति में जीवन यापन करना पड़ रहा है और चारित्रिक अधपतन के मानसिक संकटों और आंतरिक ग्लानियों का अनुभव करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में आप स्थिति को भी मिलाकर देखिए कि हिंदी क्षेत्र में कोई व्यापक संजीवनकारी आंदोलन या हलचल नहीं है जो संभवतः अन्य भाषा भाषी प्रांतों में है। तो लेखक यहाँ पर जब प्रश्न करते हैं तो पुनः वह जवाब में क्या लिखते हैं कि लेखक इसलिए यह सब लिख रहे हैं कि गरीब लोगों को बड़ी ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वे बड़ी मुश्किलों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके चरित्र का अधपतन हो रहा है क्योंकि वो लोभ लालच से ग्रसित हो रहे हैं, उन्हें मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। यहाँ जो लिखा ना मानसिक संकट, यानी उन्हें मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ वे क्या है, आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। इस विकट परिस्थिति को देखकर हमें क्या लग रहा है कि हम यही कह सकते हैं कि हिंदी क्षेत्र में यानी हिंदी भाषा के क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है। ये संजीवनकारी आंदोलन यानी संजीवनी प्रदान करने वाली आंदोलन हमें नहीं दिखाई दे रही है जो इस विकट स्थिति को सुधार सके। यानी साहित्य के क्षेत्र में जो लोभ और लालच का बोलबाला बढ़ गया है, लेखकों का जो चारित्रिक पतन हो रहा है, इस क्षेत्र में हम कोई ऐसा आंदोलन नहीं देख रहे हैं जो लेखकों के चरित्र का उत्थान कर सके। जबकि वे क्षेत्र जो अहिंदी भाषा के क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें कुछ हलचल दिखाई देती है, आंदोलन दिखाई देता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा के लेखकों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि बाह्य समाज में संजीवनकारी उत्प्रेरक आंदोलन या ऐसी संगठित शक्ति नहीं है, एक संवेदनशील मन जिसमें अब तक अवसरवादी कौशल और लाभ लोभ की समझदारी विकसित नहीं हुई है, केवल अपने को निस्सहाय अनुभव करता है। तो लेखक बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब समाज में कोई संजीवनकारी उत्प्रेरक आंदोलन, कहने का मतलब है जागरूकता फैलाने वाला कोई आंदोलन या ताकतवर कोई संगठन, यानी यहाँ जो कहा ना संगठित शक्ति नहीं है यानी ताकतवर संगठन नहीं है होता है, तो क्या होता है, एक संवेदनशील व्यक्ति जिसमें चालाकी, स्वार्थ, लालच, मौके का फायदा उठाना, जिन्होंने इन सारी चीज़ों को नहीं अपनाया है, वह अपने आप को क्या अनुभव करता है, असहाय अनुभव करता है। यदि वह कवि हुआ तो सहज मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति के सामाजिक वातावरण के अभाव में उसके काव्यात्मक रंग अधिक श्यामल, अधिक बोझिल और अधिक आत्मग्रस्त हो जाते हैं। और यदि ऐसा व्यक्ति संवेदनशील कवि हुआ तो क्या होगा, तो वह अपने चारों ओर के माहौल को देखता है। यहाँ एक समाज में मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए क्या करता है, इसलिए उसकी कविता में हमें श्यामल रंग दिखाई देता है, यानी उदासी, भारीपन, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। उनके कविताओं में आत्म केंद्रित भाव दिखाई देने लगते हैं, अर्थात समाज को देखकर उसे निराशा होती है और वही निराशा उसके काव्य में झलकते हैं और वही निराशा उसकी रचनाओं में हम देखते हैं। हाँ, तो मैंने अपनी एक कविता में उन्हीं काजली रंगों का प्रयोग किया है। तो लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने भी एक कविता लिखी है जिसमें काजली रंगों का प्रयोग किया, यानी उदासीन भाव, जिसको हम लोग कहते हैं ना नेगेटिविटी, इस तरह के भावों को व्यक्त किया है। अंतर केवल यह है कि इन श्यामलता के कार्य कारण संबंध भी वहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अंतर सिर्फ यही है कि वहाँ पर मुक्ति बोध ने उन उदासीन भावों के पीछे क्या कारण है, उन कारणों का भी उल्लेख किया है। अब कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, ना वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि कविता कोई निबंध नहीं है। जैसे निबंध में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख होता है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि कविता कोई निबंध नहीं है। इसमें लेखक वर्तमान समय के लोगों के हालात यानी उनकी परिस्थितियों की पूर्णतः जानकारी प्रस्तुत कर सके। हम लोग क्या देखते हैं कि पात्र रंगमंच में अभिनय करते हुए सारी समस्याओं को उपस्थित करता है। तात्पर्य यह हो गया कि कविता क्या सूक्ष्म भावों की
अभिव्यक्ति है। इसलिए यहाँ क्या कहा है, कविता एक संगीत को छोड़कर अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। तो लेखक कविता के बारे में क्या कहते हैं कि वह संगीत को छोड़कर अन्य सभी कलाओं से क्या अमूर्त है, यानी सूक्ष्म है। वहाँ जीवन के यथार्थ को भाव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, या फिर बिंब बनाकर, या विचार बनकर, या उसको बिंब रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है और विचारों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कविता सूक्ष्म भावनाओं से भरी हुई है। कविता में जीवन की सच्चाई, भाव, चित्र और विचार बनकर सामने आती है। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। तो मुक्तिबोध जी का कहना है कि कविता में जो हमें नाटकीयता दिखाई देती है वह क्या है, कवि के हृदय में उत्पन्न भावों का उतार चढ़ाव है, यानी भावों की गति है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भावों का इतिहास है। ठीक इसी प्रकार कहानी में जो कथा तत्व यानी कहानी का तत्व पाया जाता है वह भी क्या है, भावों या विचारों का इतिहास है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह असंभव नहीं है कि कविता को अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्रों में प्रस्तुत किया जाए। लेखक का कहना है कि यदि ऐसा ही है कि कविता में नाटकीयता व कथा तत्व दिखाई देता है तो यह संभव है कि हम कविता को गद्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्र कुछ इस तरह से आलोकित और दीप्तमान हो उठे कि छंद बन जाए, गतिमान हो जाए और एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो सके। तो मुक्तिबोध जी का कहना है कि या फिर कविता को हम कहानी की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी यहाँ लिखा ना गद्य चित्र, यानी कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर गद्य को इतने प्रभावशाली ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि वह कविता की तरह ही हमें दिखाई देने लगे। पता नहीं क्यों और कैसे मैंने एक काव्य कथा लिख दी। लेखक कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि मैंने किस तरह से एक कहानी की तरह कविता लिख दी। निसंदेह उसमें कथा का केवल आभास है, नाटकीयता की केवल मरीचिका है। लेखक का कहना है कि उस कविता में कथा का केवल आभास मिलता है और नाटकीयता किस रूप में है, मरीचिका यानी भ्रम की भांति है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है और उस काव्य के रंग सांवले हैं। कवि कहते हैं कि कविता में क्या होता है, मनुष्य के मन की भावनाओं का उजागर होता है और उस काव्य के रंग कैसे हैं, सांवले हैं। यानी वहाँ पर लेखक ने अपने मन के उदासीन भाव, नकारात्मक भावों, निराशा से भरे हुए भावों को ही व्यक्त किया है। बिल्कुल सांवले और निराशा से भरे हुए ये भाव कैसे हैं, देखिए, भय, आतंक, अनिश्चय, जिज्ञासा, कुतूहल और समाधान, घबराहट और दुश्चिंता उसमें झलक उठती है। यानी ये सारे भाव जो है उनकी कविता में दिखाई देते हैं। यह असल में एक एलिगरी है, एक रूपक है। वह रूपक क्या है? अब लेखक जो है ये प्रश्न करते हैं कि वह रूपक क्या है, और यहाँ पर उन्होंने इस बात को बतलाया है। तो कवि ने यहाँ पर लोभ और लालच से प्रभावित व्यक्ति की तुलना एक रहस्यमय आहते से की है। आहते यानी चार दीवारी। एक व्यक्ति है, उसे लगता है कि वह एक ऐसे आहते में चला आया जहाँ पहुँचना प्रतिबंधित है। उस आहते के भीतर एक बंगला है, पुराना धुराना। बंगला रहस्यमय है, वह सूना है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है, एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। कविता के अंत में बताया जाता है कि इस बंगले की सीढ़ियाँ जमीन के भीतर भीतर चलती है। वे कई देशों में जा निकली, वे शहर के क्लॉक टावर में भी चुपचाप पहुंच गई है और मानव मस्तक के भीतर के सर्वोच्च स्थान पर भी। इस बंगले में सबने अपना अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है। इसी सामंजस्य स्थापना के फलस्वरूप यह लोग अंदर से टूट गए हैं, उनके दिल की कई फांकें हो गई है। इस कारण से प्रतीत होता है कि यहाँ एक आनर सत्ता है, अर्थात एक नकारवाद है। संक्षेप में वह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादिनी सत्ता का प्रतीक है, जिससे सामंजस्य व संतुलन स्थापित करके लोगों ने अपने आप को जुटला दिया है। बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी है और इस हत्याकांड से सब लोग परिचित होते हुए भी चुप है, क्योंकि वे इस बंगले की सत्ता से सामंजस्य स्थापित करते हुए हैं। तो यहाँ पर बंगला किसका प्रतीक है? यहाँ पर बंगला जो प्रतीक है किसका? धनी वर्ग का, उच्चतर वर्ग का, जो समाज में क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और सभी लोग क्या है, उन्हीं के साथ सामंजस्य बैठा लिए हैं। क्यों? लोभ और लालच से। तो लेखक ने यहाँ बतलाया है कि इस बंगले से सबने क्या किया, अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है और यह बंगला लाभ और लालच वाली सभ्यता का प्रतीक है जिसे समाज ने अपना लिया है।
और खुद के अस्तित्व को झुठला दिया है। और यही कारण है कि इस बंगले के साथ जिन लोगों ने अपना सामंजस्य स्थापित किया वे लोग अंदर अंदर से टूट गए हैं। इस कारण उन्हें लगता है कि यह क्या है, बानर सत्ता है, अर्थात अपने लोगों को झुठलाकर दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना। तो संक्षेप में यहाँ कहा जा सकता है कि लोग लोभ और लालच में आकर बंगले की सत्ता को स्वीकार कर चुके हैं। सभी लोग इसलिए चुपचाप बैठ गए हैं, क्योंकि उच्चतर वर्ग का समर्थन करने के कारण उनके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि सभी लोगों ने बंगले की सत्ता स्वीकार कर ली है और इसलिए सभी लोगों ने अपना संतुलन और सामंजस्य उसके साथ भी बना लिया है। यहाँ पर जो कहा गया है कि बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी है, और यह आत्मा क्या है, नैतिकता बोध। यानी आज के कवियों ने, लेखकों ने क्या किया है, लोभ और लालच के कारण अपने नैतिकता की हत्या कर दी है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों का चारित्रिक पतन हो गया है, उसी बात को यहाँ कहा गया है कि आत्मा की हत्या हो चुकी है। गद्य में यह रूपक एक सिलसिले से सामने आता है, लेकिन कविता में यह सिलसिला टूट जाता है। उसी तरह जैसे स्वप्न के भीतर स्वप्न आते हैं उलट पुलट कर, कविता में मैंने उस उलट पुलटपन का निर्वाह करने का प्रयत्न किया है। तो लेखक कहते हैं कि गद्य में यह रूपक जो है एक सिलसिला यानी क्रम से आता है, परंतु कविता में जो यह सिलसिला क्या है, टूट जाता है। जैसे कि एक सपने के भीतर एक दूसरा स्वप्न चल रहा है। तो लेखक ने इस कविता में सपने जैसी उलझन को दिखाने का प्रयास किया है। सोचता हूँ कि अपनी इस प्रदीर्घ कविता को किसी कहानी का रूप दे दूं। तो जिस कविता को कवि ने लिखा है वह काफी लंबी कविता है, इसलिए वह कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं इस लंबी कविता को किसी कहानी का रूप दे दूं। संभव है कि कहानी की कोई मासिक पत्रिका मुझे कम से कम 15-20 रुपये दे दे, और उन्हें लगता है कि यदि इसे कहानी का रूप मैं दे दूंगा तो मासिक पत्रिका में जब यह कहानी के रूप में कविता छपेगी तो मुझे कम से कम 15-20 रुपये मिल जाएंगे। इससे मैं अपने मित्रों के सामने यह सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूँ। लेखक जो यह कहना चाहते हैं कि इस तरह से वे अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकेंगे और रुपये कमा सकता हूँ, और अपने मित्रों को यह बतला सकते हैं कि वे भी रुपया कमा सकते हैं। कुंजी लिखने का काम मैं 4 दिन के बाद करूँगा, क्यों, ठीक है ना? और वो कहते हैं कि मैं जिस कुंजी को लिखने की बात सोच रहा हूँ उसे मैं 4 दिन बाद भी कर सकता हूँ, क्यों, यह ठीक रहेगा ना? तो यहाँ पर जो निबंध समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस निबंध को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।